6 अगस्त 1945 जापान का शहर हिरोशिमा सुबह के करीब 8 बजे थे। लोगों ने सोचा भी नहीं होगा इन पर क्या क़यामत टूटने वाली है। कुछ लोगों को आसमान में एक अमेरिकी बोइंग V2 एरोप्लेन गुजरता हुआ दिखाई देता है। ठीक 8:10 पर इस एरोप्लेन से कुछ चीज नीचे गिराई जाती है। दूर से लोग इतना साफ नहीं देख सकते थे। उन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि ये एक एटॉमिक बम था। इसके बाद पलक झपकते ही सब कुछ खत्म। शहर में मौजूद हजारों लोगों को अपनी जिंदगी के आखिरी पल में बहुत तेज सी रोशनी दिखाई देती है। बम धमाके की वजह से एक फायर बॉल बन जाता है, जैसे एक छोटा सा सूरज बन गया हो जमीन पर। टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। एक ही चुटकी में 80,000 लोग मारे जाते हैं। ये सुनकर सबसे बड़ा सवाल आपके मन में उठेगा, क्यों गिराया गया ये बम, क्या वजह थी इसके पीछे। आज की वीडियो में समझते हैं हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटम बम की कहानी। ये कहानी शुरू होती है दूसरी जंग अजीम से। जब हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया तो बहुत से मुल्क इस जंग में कूद पड़े। जिस जंग में एक तरफ से जर्मनी और इसके इत्तेहादी यानी इटली, जर्मनी और जापान, जबकि दूसरी तरफ ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और USA का इत्तेहाद था। चीन और फ्रांस भी इस इत्तेहाद के साथ जुड़े हुए थे। पहली जंग अजीम में बहुत सी तबाहियां देखने के बाद USA ने बहुत कोशिश की कि अपने आप को इस जंग से दूर रख, लेकिन साल 1941 में जब जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया तो मजबूरन USA को भी इस जंग में शामिल होना पड़ा। जापान में शहनशाहियत का राज चल रहा था। जापान के शहनशाह का नाम हिरोहितो था और इसी का हुक्म चलता था। दुनिया के बहुत से दूसरे मुल्कों की तरह जैसे जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, जो दूसरे छोटे मुल्कों पर हमला करके अपनी सल्तनत वसी करने में लगे हुए थे, इसी तरह जापान भी अपनी सल्तनत को वसी करने के लिए बहुत से दूसरे मुल्कों पर कब्जा किया हुआ था। जैसे चाइना के कुछ हिस्से, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इन सब पर जापान का कब्जा था। साल 1931 में नॉर्दर्न चाइना में एक एरिया था मंचूरिया, वहाँ पर जापान ने कब्जा कर लिया था। वहाँ से आगे जाकर ये मंगोलिया देश और फिर सोवियत यूनियन के कुछ एरियाज पर कब्जा करेंगे। साउथ में इनका प्लान था कंबोडिया के जो एरियाज हैं इन पर कब्जा करेंगे। कंबोडिया इस वक्त एक्चुअली में फ्रेंच एम्पायर का हिस्सा था, तो जापान अगर इन पर कब्जा करना चाहता था तो इन्हें पहले फ्रेंच एम्पायर को हराना होता है। यहाँ 1940 में यही हुआ। उन्होंने फ्रांस के खिलाफ जंग छेड़ी और इन एरियाज पर भी कब्जा कर लिया। जापान अब वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा बन गया। अमेरिका ने देखा एक तरफ हिटलर है जो यूरोप में एक के बाद एक मुल्क के खिलाफ जंग छेड़े जा रहा है और इन पर कब्जा किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ एशिया में जापान है जो यही चीज करने लग रहा है। यहाँ पर हम वार में इंटरफेयर तो नहीं करना चाहते अपनी मिलिट्री का इस्तेमाल करके, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ पर इन्हें रोकने के लिए। क्यों ना इकोनॉमिकली कुछ एक्शन लिया जाए। तो अमेरिका जापान को एक्सपोर्ट करना बंद कर देता है। उम्मीद यह थी कि जापान ये देखकर जंग बंद कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रिस्पांस में फिर अमेरिका दूसरा कदम उठाता है और जापान को तेल बेचना बंद कर देता है। इस जमाने में ऑयल बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स था और 80% ऑयल जो जापान में था वो अमेरिका से ही आता था। अमेरिका ने कहा हम एक शर्त पर ये तेल वापस बेचना शुरू करेंगे। पहले चाइना के जो एरियाज तुमने ऑक्यूपाई किया है वहाँ से वापस निकलो, जर्मनी और जापान के साथ अपने अलायंस को तोड़ दो। जापान साफ कहता है अमेरिका तुम बाहर में जाओ, हम कोई और रास्ता बनाते हैं। उन्होंने देखा जो मलेशिया और इंडोनेशिया के एरियाज हैं यहाँ पर तेल और बाकी रिसोर्सेज अच्छे मिलते हैं, क्यों ना इन एरियाज पर अपना कब्जा जमाएं और खुद ही अपना तेल निकालें। फिर अमेरिका पर भी इन्हिसार करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इंडोनेशिया इस वक्त डच के कंट्रोल में था और मलेशिया इस वक्त ब्रिटिश कंट्रोल में था। ब्रिटिश और डच दोनों अमेरिका के इत्तेहादी थे। अगर इन देशों पर हमला किया जाता है तो इसका मतलब था कि अमेरिका हम पर हमला कर सकता है। इंडोनेशिया और मलेशिया पर कब्जा जमाने के लिए पहले ज़रूरी था कि फिलिपीन पर हमला किया जाए और इस पर कब्जा किया जाए। फिलिपीन उस ज़माने में अमेरिका की टेरिटरी थी और इस वक्त अमेरिका ने फिलिपीन को ऑक्यूपाई कर रखा था। अगर हम फिलिपीन पर हमला करते हैं तो अमेरिका हम पर अपनी नेवल एयर बेस पर्ल हार्बर से पक्का वापस हमला करेगा, तो इन्हें चुप कराना पड़ेगा। पहले ही अमेरिका हमसे ज्यादा ताकतवर है, एक लंबी लड़ाई चलेगी और हम हार जाएंगे। लेकिन अगर हम चुपके से जाकर अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमला कर देंगे और इनके सारे जहाज़ों को तबाह कर दें तो फिर वो हम पर कैसे हमला करेगा। इसी सोच के साथ 7 दिसंबर सन 1941 को जापान USA के पर्ल हार्बर बेस पर एक सरप्राइज अटैक करता है। जापानीज 350 से ज्यादा एयरक्राफ्ट से हमला करते हैं, बम गिराते हैं और 2 घंटे के अंदर अंदर 19 US नेवी के शिप्स, 188 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स और 2000 से ज्यादा US मिलिट्री के लोग मारे जाते हैं। कुछ ही घंटों के बाद जापान एकदम से फिलिपीन पर जाकर कब्जा जमा लेता है। लेकिन देखा जाए तो ये एक बड़ी बेवकूफ़ी वाली चीज थी जो जापान ने की। यही वो पॉइंट था जब अमेरिका ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व हुआ। इसके बाद ब्रिटेन और चाइना भी जापान के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। अमेरिका और इत्तेहादियों ने हर तरफ से यलगार कर दी, लेकिन जापान था कि जो बिल्कुल हार मानने को तैयार नहीं था।
अमेरिका और बाकी आलाई देश उम्मीद लगाए बैठे थे कि वार की वजह से जापान में बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। शायद आम आवाम अब अपने एम्परर के खिलाफ खड़ी हो जाए और इस प्रेशर में आकर एम्परर सरेंडर कर दे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। अमेरिका ने देखा अब एक ही रास्ता बचता है कि फुल स्केल इन्वेजन किया जाए, मतलब अपनी मिलिट्री को भेजे और वहां पर इन ग्राउंड अटैक किया जाए। इसलिए अमेरिका प्लान करता है ऑपरेशन डाउनफॉल। अमेरिका और जापान के बीच में आखिरी बड़ी लड़ाई लड़ी जाती है, बैटल ऑफ ओकिनावा। जापान के काफी साउथ में एक आइलैंड है ओकिनावा। अमेरिका अपनी मिलिट्री भेजता है जाकर फिजिकली इस आइलैंड पर कब्जा किया जाए, लेकिन ये ओकिनावा की लड़ाई अमेरिका को चौंका कर रख देती है। जापानीज लोग हार मानने को तैयार ही नहीं थे। हर इंसान अपनी आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार था। सरेंडर का कोई सवाल ही नहीं था। अमेरिका ने लड़ाई जीत ली, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। 12,000 अमेरिकन सोल्जर मारे गए, 50,000 से ज्यादा जख्मी हो गए। दूसरी तरफ 1 लाख जापानीज सोल्जर और 1 लाख के करीब सिविलियन लोग मारे गए। अमेरिका के मिलिट्री हेड्स ने सोचा कि इस तरीके से तो हमारा ऑपरेशन डाउनफॉल काम नहीं करेगा, हम जीत जाएंगे लेकिन किस कीमत पर। इस छोटे से आइलैंड में ही हमारे 12,000 लोग मारे गए। अगर हम बाकी आइलैंड पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो कितने और लोग हमारे मारे जाएंगे और ऊपर से उनके भी कितने लोग मारे जाएंगे। और ये लड़ाई तो पता नहीं कितने सालों तक चले, क्योंकि जापानीज सरेंडर करने को तैयार नहीं। अमेरिका और अलाइद ने सोचा कि कुछ और तरीका यहाँ अपनाना पड़ेगा जापान को सरेंडर करवाने के लिए। इसी दौरान अमेरिकी साइंसदानों ने एटम बम तैयार करने का कामयाबी से तजर्बा कर लिया था। अब यही एक आखिरी हरबा था जो अमेरिका के पास बचा था। अमेरिका डिस्कस करता है कि किस तरीके से बम गिराया जाए और ये डिसाइड करते हैं कि बम गिराने से पहले एक लास्ट वार्निंग दी जाए। जापान को आखिरी वार्निंग दी जाती है, अगर जापान सरेंडर नहीं करेगा तो इसका नतीजा होगा पूरे तरीके से तबाही। जापानीज लोगों ने सपनों में भी नहीं सोचा था कि एटम बम जैसा कोई हथियार एग्जिस्ट भी करता है इस दुनिया में। जापान इस वार्निंग को धमकी समझकर रिजेक्ट कर देता है। 3 अगस्त को यूएस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने ऑथराइज किया कि जापान पर एटम बम गिरा दिया जाए। 6 अगस्त 1945 लिटिल बॉय एटम बम, दुनिया के पहले एटम बम को इस नाम से पुकारा गया। 8:10 पर यह बम हिरोशिमा पर गिराया जाता है और अमेरिका दुनिया के इतिहास में पहला और अकलौता देश बन जाता है न्यूक्लियर हथियारों को इस्तेमाल करने वाला। बम जमीन पर गिरते ही हर तरफ तबाही फैल जाती है और पलक झपकते ही पूरे का पूरा शहर मलिया मेट हो जाता है और टेम्परेचर 4000 सेल्सियस डिग्री ग्रेड तक पहुंच जाता है। इस बम धमाके में तकरीबन 80,000 लोग मारे जाते हैं। इतनी बड़ी तबाही देखने के बाद भी जापानीज एम्परर ने सरेंडर करने से मना कर दिया। इसके रिस्पांस में 3 दिन बाद 9 अगस्त को अमेरिका एक और एटम बम गिरा देता है, इस बार नागासाकी के ऊपर। सुबह के करीब 11 बजे एक इस बारी और भी ज्यादा पावरफुल बम था। इसका नाम था फैटमैन। इस बम धमाके से आसमान में जो मशरूम क्लाउड बनता है वो और भी ज्यादा बड़ा बनता है। 40,000 लोग मारे जाते हैं। इन दोनों एटॉमिक बम हमलों में तकरीबन 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर सिविलियन थे। आखिर जापान सरेंडर कर जाता है और यूं वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाती है। फिर सामने आता है इंसानों का मकरू चेहरा, जो अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी हद तक भी गिर सकते हैं। क्या अमेरिका ने कभी ये एटॉमिक बम गिराने के हवाले से खुद को कभी जस्टिफाई किया है? क्या कभी यूएस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने अपने इस अमल के लिए माफी मांगी है? इस हवाले से हम अगली वीडियो में डिटेल से बात करेंगे।